नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एएलपी रवि चौहान में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ट्रेन मैनेजर मतलब कि गुड्स गार्ड के बारे में समझेंगे और उसके पूरे प्रोसीजर के बारे में आज बात करेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रेन का जो आखिरी डब्बा ब्रेकयान, उसमें एक सफ़ेद पोशाक का व्यक्ति रहता है जो आपको हरी झंडी दिखाता हुआ हमेशा नजर आएगा हर स्टेशन, हर घुमाव के ऊपर। उसके कार्य क्या रहते हैं? अगर आप भी चाहते हैं कि आप रेलवे में एज ए गुड्स गार्ड अपने आप को नियुक्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो एक लाइक कर दीजिए। दूसरा, आप इस वीडियो को बिल्कुल शुरुआत से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। हर एक पॉइंट को मैंने आज डिस्कस किया है। बहुत अक्सर आपने देखा होगा ट्रेन में सफर करते समय कि जब भी सिग्नल मिलता है तो जब तक ट्रेन मैनेजर के द्वारा हरी झंडी नहीं दिखा दी जाती तब तक ट्रेन का डिपार्चर नहीं होता है। तो बहुत सारी जिम्मेवारियों भरा ये पद, जिसको हम ट्रेन मैनेजर, पहले गुड्स गार्ड बोलते थे, अभी ट्रेन मैनेजर के नाम से जाना जाता है, उसके लिए आप अपने आप को किस तरह से तैयार करें। आज हम बात करेंगे जिन पॉइंटों के ऊपर, वो रहेंगे कि आप कैसे गुड्स गार्ड बन सकते हैं। गुड्स गार्ड बनने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, सिलेबस क्या रहता है, किन किन चरणों में आपको गुजरना पड़ेगा, मेडिकल में क्या रहता है, सैलरी जो कि बहुत ही बड़ा पहलू रहता है वो कैसी रहती है, दिक्कतों की भी बात करेंगे, कौन सी दिक्कतें आपको किस स्टेज पे आती है, प्रमोशन कब कब कैसे कैसे होता है, ट्रेनिंग का पीरियड कितना रहता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पता करते हैं कि ट्रेन मैनेजर बनते कैसे हैं। दोस्तों, उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये फॉर्म कहाँ से निकलते हैं। इस फॉर्म को देखने के लिए आपको या तो न्यूज़पेपर के जरिए या आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट्स के जरिए या एक फ्री जॉब अलर्ट साइट है, वहां पे आप इंटरनेट के द्वारा इस फॉर्म को देखते रहिए। इसका नोटिफिकेशन आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा, जैसा कि लास्ट 2019 में 6000 के आसपास पद आए थे स्टेशन मास्टर एनटीपीसी में और गुड्स गार्ड के, तो वहां से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाकर उसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। हम भी रेलवे से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज हैं और अदर वैकेंसीज हैं उनके बारे में अपडेट व सिलेबस व सिलेक्शन प्रोसीजर तक आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं। इसमें एक चीज और मैं बताने वाला हूं आपको कि मान लीजिए आपने स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड दोनों के लिए अप्लाई किया और साइको आपका नहीं निकल पाया, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि गुड्स गार्ड आपको कम से कम मिल जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुड्स गार्ड बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए। एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे उठेंगे जो आपके मन में रहेंगे कि क्या अपीयरिंग कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में है वो इस फॉर्म को भर सकता है। तो नोटिफिकेशन से पहले यदि आपका रिजल्ट नहीं आया है या आप फिलहाल आखिरी साल में हैं या आपके पास में डीएमसी वगैरह नहीं है जो कि फॉर्म भरते समय लगती हैं, तो आप उस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। एक प्रश्न और रहता है कि 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन में कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया रहता है क्या। तो ऐसा कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं रहता है। आपको जो सिलेक्शन प्रोसीजर में एग्जाम रहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अगर आपने वो क्लियर करिए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि इसकी आयु सीमा, एज लिमिट कितनी रहती है। अक्सर इसकी एज लिमिट 18 से 33 वर्ष की रहती है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन में देखने वाली बात रहेगी कि क्या यही रहेगी या चेंज होता है। दूसरा, अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, ओबीसी, एससी या एसटी, तो ओबीसी के लिए 3 साल की छूट और एससी एसटी कैटेगरी वालों को 5 साल की छूट दी जाती है। तो आप उसमें जोड़ सकते हैं 33 + 3 36 साल तक ओबीसी का कैंडिडेट उसको अप्लाई कर सकता है और 38 साल तक एससी और एसटी कैंडिडेट उसको अप्लाई कर सकता है। बात आती है मेडिकल की, तो मेडिकल के लिए आपको जो दूरदृष्टि है, फार साइटेडनेस है, उसकी आपकी 6/9 तक आई साइट एलिजिबल है और नियर विजन आपका 0.6 तक चलेगा विदाउट स्पेक्स, बिना चश्मे के। और आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरह फिट होने चाहिए ताकि आप किसी भी कठिन समय में सही निर्णय लेने के लिए काबिल हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी इसकी भरपूर है। स्टेशन मास्टर जो कि हायर ग्रेड पे रहता है, 4200 ग्रेड पे रहता है, वो भी इनसे थोड़ा थोड़ा जलन महसूस करते हैं। कहीं कहीं असिस्टेंट लोको पायलट जो कि नए लगे होते हैं और उन्हीं के दोस्त जो कि गुड्स गार्ड बनते हैं, ये भी जलन महसूस करते हैं। कारण है इनका ग्रेड पे।
गेड पे है इनका 2800, जिसकी वजह से इनकी सैलरी लोको पायलट का जो गेड पे रहता है वो 1900 रहता है एएलपी का स्टार्टिंग में, तो उनकी सैलरी एएलपी के साथ में ज़्यादा रहती है। अब आपको मैं बता दूं कि ग्रेड पे अगर 2800 है तो 29,200 रुपये इनका बेसिक सैलरी रहता है। तो आपको लगता होगा कि 30 से 35,000 रुपये इनकी सैलरी रहेगी, तो नहीं दोस्तों, इनको बहुत सारे भत्ते मतलब कि अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, HRA, TA, और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो किलोमीटर अलाउंस है, वो दिया जाता है, जिसकी वजह से इनको 20 से 30,000 रुपये अलग से सैलरी में जुड़ जाते हैं। आप मान के चले कि 50 से 60,000 रुपये इनकी पहली सैलरी होती है इंडिपेंडेंट काम करने के बाद, मतलब कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ट्रेन पर चढ़ने पर। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की, जो कि 4 चरणों में होता है। पहला आपका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा आपका मेडिकल टेस्ट, तीसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और चौथा आपका ट्रेनिंग पीरियड रहता है। ये चारों कंप्लीट करने के बाद में आपको एज ए ट्रेन मैनेजर, गुड्स गार्ड, मालगाड़ी का जो गार्ड है वो बना के इंडिपेंडेंट काम करने के लिए भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं विस्तार से, तो जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो 2 होते हैं, एक आपका CBT-1, दूसरा आपका CBT-2। CBT-1 जो रहता है दोस्तों वो क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, मतलब उसके मार्क्स नहीं जुड़ते, वो एक तरह से एलिमिनेशन या फिल्टर करने वाला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है। दूसरा जो आपका टेस्ट रहता है CBT-2, वो आपका मेरिट बेस्ड टेस्ट रहता है, मतलब उसके जितने भी मार्क्स आप लेके आएंगे वो सारे मेरिट में जुड़ेंगे, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन एश्योर होगा। अब बात कर लेते हैं तो सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। तो सिलेबस में दोस्तों इसमें आता है आपका मैथ, रीजनिंग, GK GS और साइंस। आपको 2-3 चीज़ों पे ध्यान देने की जरूरत रहती है, मैथ, रीजनिंग और साइंस। जिनकी ये 3 चीज़ें मजबूत रहती हैं वो ALP के लिए भी और गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर के लिए भी सिलेक्शन होने के चांसेस उनके ज़्यादा रहते हैं। मेडिकल के बारे में मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। उसके बाद होता है दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिंपल सा है, आपके पास में 10th, 12th और ग्रेजुएशन जिससे भी आपने किया है एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप वो डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, आधार, पैन कार्ड, ये चीज़ें जो आपको वो उस समय बता दी जाएंगी, कोई खास बात इसमें रहती नहीं है। और नेक्स्ट जो स्टेप रहता है वो रहता है ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग में आपको पर्टिकुलर ZTS जोनल ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा, वहाँ पर आपको ट्रेन मैनेजर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, और वहाँ पे पढ़ाया हुआ सब्जेक्ट के जो एग्ज़ाम होंगे वही आपका जो आगे आने वाले प्रमोशन है यही नंबर जुड़ेंगे, ना कि RRB के नंबर जो आप पास होके इधर आए हैं वो जुड़ेंगे। ZTS में जो मार्क्स आप लेंगे वही आपके आगे आने वाले प्रमोशन में मदद करेंगे दोस्तों। तो वो एक बहुत ही अच्छा स्टेप रहता है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, और वो आपका पढ़ा हुआ जिंदगी भर पूरा काम आता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपने NTPC का फॉर्म भर दिया है स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड के लिए। स्टेशन मास्टर में साइको का एग्जाम होता है। आपने साइको का एग्जाम दिया पर आप फेल हो गए, तो क्या आपको ट्रेन मैनेजर का पद मिलेगा? अगर आपके जो मार्क्स हैं CBT-2 में 80+ आप स्कोर करके चलेंगे आए हैं, तो मैं आशा कर सकता हूं, उम्मीद कर सकता हूं, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मैंने 1-2 गार्ड से बात किया, तो आपको श्योर स्टेशन मास्टर का पद ना मिलेगा तो ट्रेन मैनेजर का पद तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अपनी तैयारी को इस प्रकार मजबूत बना लीजिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं गुड्स गार्ड के प्रमोशन की। तो सबसे पहले जो पोस्टिंग होती है आपकी वो मालगाड़ी के गार्ड के रूप में होती है, मतलब मालगाड़ी ट्रेन मैनेजर। फिर आपको सीनियर गुड्स गार्ड बना दिया जाता है, जिसकी 4200 पे ग्रेड सीधा हो जाता है, 2800 से सीधा 4200 जाता है। ठीक है, सैलरी बहुत ही एकदम से जंप कर जाती है। दूसरा जो प्रमोशन रहता है वो रहता है आपका पैसेंजर का, पैसेंजर ट्रेन मैनेजर। फिर आखिरी जो रहता है वो है आपका मेल एक्सप्रेस ट्रेन मैनेजर। इनके लिए आपको ZTS जोनल ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाता है, वहाँ पे आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में जो सबसे अच्छे मार्क्स लेगा वो प्रमोशन में सबसे ऊपर रहेगा, उसका प्रमोशन सबसे पहले होगा। एक और अपॉर्चुनिटी रहती है आपकी AOM की, असिस्टेंट ऑपरेशनल मैनेजर की। अगर आपने ग्रुप B का एग्जाम क्रैक कर दिया है, ग्रुप डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है ग्रुप B का, अगर आप वो एग्जाम क्रैक कर देते हैं तो आपको AOM की पोस्ट तक आप जा सकते हैं, असिस्टेंट ऑपरेशनल मैनेजर की पोस्ट भी आप पा सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि बुक्स कौन सी लेनी होती हैं और किस प्रकार से आप पढ़ाई करें कि आपका सिलेक्शन यहाँ तक हो जाए।
तो दोस्तों देखिए, बुक्स की बात करूं तो मैं जीके जीएस के लिए बता दूं, स्पीडी और लूसेंट की आप किताबें ले सकते हैं। मैथ के लिए आप किरण पब्लिकेशन, RS अग्रवाल, राकेश यादव सर की किताबों को ले सकते हैं। साइंस के लिए आप एनसीईआरटी उठा लीजिए और अलग अलग बहुत सारे आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। नीरज सर ने भी बहुत अच्छा पढ़ाया है साइंस के बारे में, तो आप वहां से भी उनको कवर कर सकते हैं। दूसरी मैं बात करूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों सेल्फ स्टडी। तीसरी बात है आपका टारगेट। आपको टारगेट फिक्स करना है, उसके हिसाब से ही चौथा पॉइंट आपका बनेगा शेड्यूल। आपको अपना शेड्यूल सेट करना है कि मेरे को इतना इतना इसी स्टेज तक कवर कर लेना है। चौथा है आपका बुक्स का कलेक्शन अच्छा होना चाहिए, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका बुक्स का कलेक्शन होना चाहिए। पांचवी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आपको अपना मनोबल कभी भी नहीं तोड़ना है। अपने मनोबल के साथ में आपको पढ़ाई करनी है। जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि वैकेंसी थोड़ी सी लेट हो रही है एएलपी और टेक्नीशियन की, तो यही वो समय है कि आप अपना मनोबल बनाए रखें और अपने आप को और मजबूत करके चलें। सिलेक्शन जरूर होगा। इसी के साथ में मैं बस विराम लेना चाहूँगा। और वीडियो आपको कैसी लगी, आप वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहें। आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड, किसी और पोस्ट से रिलेटेड अगर आपको जानना है कि कैसे बने, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं मेरे साथ में। मैं जितना पॉसिबल होगा आपके कमेंट्स को लूँगा और वहाँ पे आंसर देने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।